नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है। आज हम दो मुद्दों के ऊपर बातचीत करेंगे। एक तो मामला चल रहा है जो पॉलिटिकल, और दूसरा मामला है जम्मू कश्मीर को लेकर 370 का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। लेकिन पहले पॉलिटिकल कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं उनकी जानकारी आप तक दे देते हैं, और आगे आने वाले समय में क्या डेवलपमेंट्स आने वाले हैं वो भी हम आपसे साझा कर रहे हैं। 3 स्टेट के जैसा कि भी चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीती, और एक स्टेट तेलंगाना में कांग्रेस को विजयश्री मिली, और मिजोरम की जहाँ तक बात है वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी और वहाँ के जो लोकल स्थानीय पार्टी थी उसका जो गठबंधन था वो इस बार हार गया है। तो हम उन दोनों की स्थिति बहुत क्लियर सी है, इसलिए उनके बारे में अभी कोई आज बात नहीं करेंगे। लेकिन 3 राज्यों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती वहाँ पर 3 दिसंबर से लेकर अब तक तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री पद को लेकर संशय बना हुआ था। 2 राज्य क्लियर हो चुके हैं, अब तीसरा राजस्थान बचा है जहां की पिक्चर अब क्लियर होनी है कि किसके सिर पर ताज बंधेगा मुख्यमंत्री के पद का। 2 राज्यों की यदि हम बात करें, छत्तीसगढ़ में एसटी वर्ग से यानी कि आदिवासी समुदाय से, जिसको हम वनवासी समुदाय कहते हैं, आदिवासी तो हम सभी हैं, तो वनवासी समुदाय जो है उसके कैंडिडेट हैं। लेकिन लगता ऐसा है, वैसे विष्णुदेव जो साय हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। 1984 से वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, उसके बाद से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में हैं, और वो स्वयं भी वनवासी ही मानते हैं। वो आदिवासी की विचारधारा को सपोर्ट नहीं करते, जो कि ब्रिटिश ने पैदा की और बाद में कांग्रेस नीति सरकारों ने उसको जारी रखा। तो यदि हम बात करें तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और मध्य प्रदेश में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नया प्रयोग किया है। छत्तीसगढ़ में यदि हम बात करें तो डॉक्टर रमन सिंह बहुत ही प्रबल दावेदार थे, लेकिन उनकी जगह ये विष्णुदेव साय को लाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज दिया है कि नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती है। शिवराज सिंह बहुत ही मजबूत कंटेंडर और लगातार सीएम बन रहे थे। यदि पिछली बार को छोड़ दें तो पिछली बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हारी, तीनों राज्यों में हारी, ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में ही हारी, और उसके पीछे जो कारण था वो हमने पहले भी बताया था और आज भी बता रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, SC ST वर्ग की जो FIRs होती हैं उन FIRs में सीधे गिरफ्तारी करने से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, और ये कहा था कि पुलिस जो है वो पहले पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करे और उसके बाद ही मामले को आगे बढ़ाए, यानी गिरफ्तारी की तलवार जो है वो सीधी नहीं लटकी रहेगी। लेकिन पता नहीं किन परिस्थितियों की वजह से संसद में लाकर इसको फैसले को पलट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के। तो एक तरफ वो तुष्टीकरण है शाबानों वाला, और दूसरी तरफ ये तो 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चले गए थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो समझदार नेता हैं उन्होंने इस बात की बहुत एक तरह से अंदर खाने निंदा भी की थी, और इस फैसले को ठीक नहीं माना था। राजस्थान से यदि हम बात करें तो राजस्थान में जालोर से आते हैं विधायक, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर हैं। SC से आते हैं जोगेश्वर गर्ग। जोगेश्वर गर्ग ने जालोर में अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि यह फैसला ठीक नहीं है। SC वर्ग से आने वाले विधायक पूर्व मंत्री जोगेश्वर गर्ग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो SC की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें बयान देते हैं कि ये जो संसद के तहत हमारी पार्टी ने किया है ठीक नहीं है, और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में हार कर चुकाना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी को जानने समझने वाले और भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर्स हैं वो ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के असल बैकबोन कौन लोग हैं, कौन लोग जिताते हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ में यदि हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें, जनसाधारण की चर्चा की बात करें तो ST वर्ग कहा जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह से बात नहीं करती है। तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की बजाय। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, और शिवराज सिंह चौहान को इस बार सीनियर लीडरशिप के तहत एक तरह से हो सकता है कि अब गवर्नर बनाएं या सेंट्रल लीडरशिप में लें या कि पार्टी में कोई विशेष पद दें, ये अलग बात रहेगी। लेकिन शिवराज सिंह को अब एक्टिव पॉलिटिक्स से एक तरह से रवानगी दे दी गई है, और ये लगता ऐसा है, यदि हम पॉलिटिकल एनालिसिस करें इसका, तो ये भी लगता है कि शिवराज सिंह के प्रति हो सकता है
कि अब वहाँ के लोगों में भी एक तरह से उकताहट हो, बोरियत हो, क्योंकि शिवराज सिंह की जो कार्यप्रणाली है वो भारतीय जनता पार्टी जो अब चाहती है डबल इंजन की सरकार के तौर पर, उस तरह की नहीं रही हो शायद, और लग भी ऐसा रहा है, तो उनको बदल दिया गया है। और आपके सामने जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं उनमें कई चेहरे ऐसे हैं जो इस तरह की सोच रहे थे कि हमें बना दिया जाएगा। तो नरेंद्र सिंह तोमर आपको दिखाई दे रहे हैं, विजय वर्गीय आपको दिखाई दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, कंटेंडर थे, लेकिन पार्टी ने बहुत ही साफ कर दिया है कि नया चेहरा होगा एक तरह से, और मोहन यादव को अब डबल इंजन की सरकार चलाने का मौका मिल गया है। देखने वाली बात यह रहेगी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ाव रखने वाले और संघ की पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से जानने समझने वाले, संघ के साथ तालमेल से काम करने वाले मोहन यादव अब किस तरह से पार्टी को वहां दिशा दे पाते हैं, अपनी सरकार को दिशा दे पाते हैं, और केंद्र सरकार के साथ मिलकर किस तरह से काम करते हैं। मध्य प्रदेश में जो चीज़ें वहाँ के लोगों को चाहिए, क्या अब वो दे पाएंगे? तो लाडली बहना जैसे जो प्रोग्राम हैं वो शिवराज सिंह के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम थे, लेकिन संभवतः इस बार यदि नरेंद्र मोदी वहाँ इतना ज़बरदस्त कैंपेन नहीं करते, सघन अभियान नहीं चलाते, तो हो सकता था कि शिवराज सिंह को दिक्कत आती। लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर इस बार अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिली। तो ये हो गया मध्य प्रदेश। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में 3 दिसंबर की शाम से कई तरह की कयासबाजी लगाई जा रही थी, लेकिन मैंने मेरे निजी कार्यक्रमों में, जब मैं डिबेट में गया, लोगों दूसरे चैनल्स के ऊपर डिबेट में मेरे को आमंत्रित किया गया, मैंने एग्जिट पोल वाले दिन ही कह दिया था 30 नवंबर को कि राजस्थान में अश्विनी वैष्णव जो हैं उनका दावेदारी ज़्यादा प्रबल लगती है। और इसके कारण भी हैं कि अश्विनी वैष्णव यदि हम देखें तो यूपीएससी के टॉपर हैं, एक तरह से 27वीं रैंक की थी, आईआईटी से एमटेक किया है। और अश्विनी वैष्णव फिलहाल यदि हम बात करें केंद्र में, तो 2 महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री हैं। रेल मंत्री भारत का बहुत इंपॉर्टेंट मंत्री माना जाता है, और आप हम सब जानते हैं कि किसी जमाने में रेल मंत्री को नंबर 2 मंत्री का दर्जा भी मिला करता था, यानी कि होम मिनिस्ट्री के बराबर का मंत्रालय माना जाता था, क्योंकि बहुत बड़ा बजट रेल मंत्रालय के अंडर में होता था। तो रेल मंत्रालय इनके पास में है, और आईटी जो इस वक्त न केवल भारत की बल्कि पूरी दुनिया की इस वक्त यदि हम देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एक बड़ा मार्केट है, बड़ा क्षेत्र है, जिसके ऊपर अश्विनी वैष्णव के कंधों के ऊपर भारत सरकार ने ये जिम्मेदारी डाल रखी है। तो रेल मंत्रालय और आईटी मिनिस्ट्री, यानी सूचना जो क्रांति है इस वक्त, उसका मंत्रालय, तो 2 महत्वपूर्ण विभागों के मंत्रालय संभालने वाले और नरेंद्र मोदी के इस वक्त विश्वसनीय लोगों में भी हैं, टेक्नोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट हैं। यूपीएससी के जैसा हमने बताया 27वीं रैंक ऑल इंडिया की, उड़ीसा काडर के आईएएस हैं, पाली जिले के रहने वाले हैं राजस्थान के, इसलिए राजस्थान में ये नहीं कह सकता कोई कि ये भारी है, मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं, वैष्णव हैं। वैष्णव राजस्थान में वैष्णव जो समुदाय है वो ओबीसी में आता है। तो अब यदि हम भारतीय जनता पार्टी की लीग की बात करें, मीडिया की बात ना करें मीडिया में तो कई तरह की कयासबाजी हैं कि एक ओबीसी बना दिया गया है मध्य प्रदेश में, लेकिन यहां अश्विनी वैष्णव को लेकर इस तरह की कोई बात नहीं लग रही है। 3 तारीख से लेकर आज 11 तारीख है, 8 दिन हो चुके हैं। यदि घोषित चेहरों को बनाया जाना होता, जैसे कि वसुंधरा राजे को, तो 3 को ही घोषणा हो सकती थी, क्योंकि पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उपाध्यक्ष हैं पार्टी की इस वक्त, और 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है। यदि ऐसा होता तो 3 की शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसी में इनके नाम की घोषणा हो सकती थी, लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं किया। तो क्या कारण हो सकते हैं या आप हम सब देखेंगे। कल तक राजस्थान का भी मसला साफ हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। कल ये पता लग जाएगा कि राजस्थान में सीएम का जो चेहरा होगा वो कौन होगा, सीएम की जो कुर्सी है वो किसे मिलेगी, मुख्यमंत्री का जो ताज है वो किसके सिर पर रखा जाएगा, और डबल इंजन की जो सरकार है वो कौन लीड करेगा राजस्थान में। अश्विनी वैष्णव के पक्ष में जो तर्क हैं वो ये हैं कि अब लोकसभा चुनाव में 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उतरना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है, और वो भी 400 सीटों के साथ जीतना चाहते हैं। 2014 में अंडर 300,
2019 में 300 के पार, अब की बार 400 पार का नारा है। ये यदि होता है तो राजस्थान की 25 की 25 सीट पार्टी को जीतनी पड़ेगी, और ऐसा करने के लिए ऐसा व्यक्ति इनको चीफ मिनिस्टर चाहिए जो अगले 4-5 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणाएं हैं उनको इंप्लीमेंट करा सके, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पकड़ करके इन कामों को तुरंत आगे बढ़ा सके, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की जो रफ्तार है वो धीमी होती है। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पकड़ जो है वो खाटी पॉलिटिशियंस की कम होती है, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को समझने वाले की ज्यादा होती है। और केंद्र में इस वक्त नरेंद्र मोदी के विश्वसनीय के तौर पर काम कर रहे अश्विनी वैष्णव की ब्यूरोक्रेसी में खासी पकड़ मानी जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से अश्विनी वैष्णव सेंट्रल लीडरशिप के कामकाज को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के कार्यालय को देखते आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के ओएसडी रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, काम करने का ढंग, पीएमओ के सहित ब्यूरोक्रेसी के साथ तालमेल, और उड़ीसा काडर के आईएएस होने के नाते भाषाओं के ऊपर कमांड, राजस्थान के मूल निवासी, और एक साफ और स्पष्ट छवि, ये सारे के सारे प्रोज हैं जो अश्विनी वैष्णव के साथ जुड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि कल राजस्थान में यह फैसला किसके हक में जाता है। क्या परिपाटी के अनुसार वसुंधरा राजे बनती है, या एससी के तौर पर अर्जुन राम मेघवाल या जोगेश्वर गर्ग के नाम लॉटरी खुलती है, या राजपूत चेहरे के तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत को लाया जाता है, या कोई और लाया जाता है। चर्चाएं ओम बिरला की भी चल रही है, तो स्पीकर हैं ओम बिरला, लेकिन सबसे ज्यादा प्रबल संभावनाएं इस वक्त यदि हम बात करें वो अश्विनी वैष्णव की है। कल शाम तक ये कार्ड खुलने वाले हैं, कल किसी भी समय यह फैसला हो सकता है। तो बात जब फैसले की चल रही है तो आज एक फैसले की बहुत चर्चा है, और यह फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। 370 धारा हटाने को लेकर जम्मू कश्मीर का यह मसला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयों में चल रहा था। 2019 में सरकार ने, मौजूदा मोदी सरकार ने धारा 370, आर्टिकल 370 और 35A हटाया, एब्रोगेशन किया। इसके बाद से 23 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को खारिज करने के लिए लगी हुई थी। इन 23 याचिकाओं का निपटारा करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि 370 का जो एब्रोगेशन है वो बरकरार रहेगा, यानी कि 370 हटाने का जो फैसला था सरकार का वो सही था। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह अस्थायी प्रोविजन था, इसलिए हम इसको सरकार ने जो किया है उसको सही मानते हैं। 5 अगस्त 2019 का सरकार का जो फैसला था उसमें हम कोई दखलंदाजी नहीं करना चाहते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात जरूर कही है कि जम्मू कश्मीर को भी भारत के सभी अन्य राज्यों की तरह से राज्य का दर्जा तुरंत दिया जाए और वहां पर अगले साल सितंबर तक चुनाव करा लिए जाए। ये उन्होंने चुनाव आयोग को अपनी गाइडलाइन दी है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया। तो इसके ऊपर वर्ल्ड मीडिया की भी बड़ी ओपिनियन है, और वर्ल्ड मीडिया ने भी आज इसके ऊपर, यदि आप जाएंगे वर्ल्ड मीडिया की वेबसाइट्स के ऊपर, तो ये सब आपके सामने जो चल रहा है ये आज आपको देखने सुनने को मिलेगा। और ब्रिटिश मीडिया हाउस के मुताबिक भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाए जाने के फैसले पर मोहर लगा दी है, इस तरह की रिपोर्टिंग है। और द डॉन पाकिस्तान का जो अखबार भी है और वेबसाइट भी है उनकी, उन्होंने, हालांकि पाकिस्तान का जैसा कि आप जानते हैं हमारे जम्मू कश्मीर को लेकर कई तरह के वहाँ विचार हैं, और जम्मू कश्मीर को वो अपना शहर मानते हैं, अपना मानते हैं। तो हालांकि द डॉन ने जरूर लिखा है कि 370 और 35A की वापसी नहीं होगी, ऐसा भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और हिंदुओं को बसाना वहां चाहती है भारत की सरकार, ये डॉन का एक स्पेशल कमेंट है। तो जैसा कि हम जानते हैं 370 और 35A हटने के बाद वहां पर भारत के अन्य राज्यों से जाने वाले जो लोग हैं वो बच सकते हैं। यही जो कुछ चीजें थी जिनको लेकर ये 370 और 35A जम्मू कश्मीर और भारत को अलग करती थी। तो यदि हम देखें इसको, तो आज ये फैसला ऐतिहासिक फैसला माना जा सकता है। और विदेशी मीडिया की यदि हम बात करें तो विदेशी मीडिया ने कहीं पर भी
ऐसा कोई ऐतराज़ नहीं जताया जिसमें कि ये लगता हो कि भारत का सुप्रीम कोर्ट इधर उधर की कोई बात, ऐसा कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, और सुप्रीम कोर्ट की जैसे कि हमारे भारतीय सुप्रीम कोर्ट की एक रेपुटेशन है, उसको हर विदेशी प्लेटफॉर्म ने, विदेशी मीडिया प्लेटफॉर्म ने माना है। 5 जजों की बेंच को सब लोगों ने आदर सत्कार की दृष्टि से देखा है। ये बात अलग है कि 370 हटने के पहले, 35A हटने के पहले भारत का सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर में किस तरह से लागू हो सकता था, ये देखने वाली बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो बुधवार को जो फैसला सुरक्षित रखा गया, आज उसको जाहिर किया गया। संभवतः सुप्रीम कोर्ट को भी पता तो होगा कि कोई भी फैसला हमारा वहाँ लागू नहीं होता था भारत का, और जब हम हमारे कानून वहाँ लागू नहीं करा सकते थे तो अलग विधान, अलग निशान वाला जम्मू कश्मीर, नागरिकता भी 2 जगह की, वहाँ के नागरिकों को अलग नागरिकता, भारत की नागरिकता अलग नागरिकता, भारत के बाकी नागरिक वहाँ नहीं बच सकते। ये इस तरह का विभेदकारी काम था। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 370 हटा दिया आपने, 35 से हटा दी, हम मानते हैं कि वो अस्थायी था, टेम्परेरी प्रोविजन था, लेकिन यदि हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अन्य राज्यों की तरह से जम्मू कश्मीर को लिया जाए, तो 370 हटाकर और 35A हटाकर सरकार ने वही तो किया है। तो इसमें तो जो सरकार कह रही है वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और वही भारत की जनता कह रही है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा है, और यदि आगे बढ़कर बात करें तो भारत के नागरिकों को अब यह खुशी होगी कि भारत के बाकी हिस्सों के नागरिक अब आसानी से वहां जाकर बस सकते हैं। रही बात चुनाव कराने की, यूनियन टेरिटरीज को राज्य के तौर पर लाने की, प्रदेश के तौर पर लाने की, तो वो सितंबर तक की तो है, उसके बाद सरकार देखते हैं क्या करती है। पहले परिसीमन का पूरा मामला जैसे निपट रहा है वो होगा, और इसके बाद भी हम देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशंस हैं, क्या वाकई चुनाव हो सकते हैं क्या, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन यदि देश की बात करें तो देश में मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गुलाम नबी आज़ाद, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, इनके जैसे बयान हैं वैसे ही एक्सपेक्टेड थे, ओवैसी तो एक्सपेक्टेड थे। ये लोग सब प्रेडिक्टेबल हैं। क्यों प्रेडिक्टेबल हैं? ये इनके नाम से जाहिर होता है। आप देखिए जरा, महबूबा मुफ्ती क्या बोलती हैं जरा सुनिए। महबूबा मुफ्ती बोलती हैं कि आर्टिकल 370 को अस्थायी प्रावधान बताने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी हार नहीं बल्कि भारत की हार है, आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। अब आप जरा सोचिए कि ये किस तरह का आइडिया ऑफ इंडिया है, ये किस तरह का भारत चाहते हैं। ये विघटनकारी ताकतें देश में दंदनाती घूमें, देश का नागरिक वहां न जा सके, वहां के नागरिक को भारत की नागरिकता भी है और जम्मू कश्मीर की भी है। एससी एसटी को कोई रिजर्वेशन नहीं है, एससी को वहां की नागरिकता नहीं है, जो पिछले कितने सालों से वहां रह रहे हैं। ये इस तरह का भारत चाहते हैं। एक ही देश में 2 तरह की चीजें, विखंडनकारी चीजें, और ये मानते हैं मक्का मदीना को, सऊदी अरब को, मुस्लिम कंट्रीज को, जहां जाते हैं अपनी आस्था प्रकट करते हैं। लेकिन आप जरा देखिए कि सऊदी अरब में, मक्का मदीना जहां है, वहां किसी भी तरह का और कोई नागरिक रह नहीं सकता है केवल और केवल मुसलमान। तो किस तरह की बात चाहते हैं? वहां पर किसी को नागरिकता नहीं मिल सकती, चाहे वो 50 साल से नौकरी कर रहा हो, चाहे उसकी 3 पीढ़ियां वहां गुजर गई हो, लेकिन उसके सिर के ऊपर अभी भी वहां ठेकेदार कफील बैठा रहता है। और अभी भी किसी भी अन्य धर्म के धर्मानुयायी को सऊदी अरब की नागरिकता नहीं मिल सकती, क्योंकि वहां इनका पवित्र काबा है। तो वहां तो ये कि नहीं, वहां तो एक्सक्लूसिवली वही लोग रहेंगे जो इस्लाम को मानते हैं। और इस्लाम को, कौन से इस्लाम को? जो सऊदी अरब के लोग हैं, जो अरब के लोग, भारतीय मुसलमानों को, इंडोनेशिया के मुसलमान को, फिलीपींस के मुसलमान को, बांग्लादेश के मुसलमान को
भारत के उपमहाद्वीप के किसी भी मुसलमान को नागरिकता नहीं दी जाएगी, वो मुसलमान ही नहीं उनके लिए। तो महबूबा मुफ्ती जैसे लोग इस तरह की बात करते हैं, आइडिया ऑफ इंडिया बताते हैं। कौन सा आइडिया ऑफ इंडिया लाना चाहते हैं आप? हर प्रदेश की क्या अलग कानून व्यवस्था चाहते हैं? तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया है, मोहर लगा दी है। और आप हम सब जानते हैं कि 370 और 35A हटने के पहले भारत की स्थिति वहां कैसी थी। भारत को अलग राज्य बताते, अलग देश बताते थे। आप इंडिया से आए हैं, आप भारत से आए हैं, ये बातें थी वहां। आतंक परवान चढ़ा हुआ था, पत्थरबाजी हो रही थी, भारत के कोई भी कानून को वह मान्यता नहीं थी। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी लागू नहीं थे। ये स्थिति वहां कर रखी थी इन्होंने। अब ऐसे में यदि हम 35 और 370 की बात करें तो ये एक देश में किस तरह चलने वाले स्पेशल कैटेगरी के प्रावधान दिए हुए थे। कोई मजबूरी रही होगी कि शेख अब्दुल्ला के कहने पर यह रूपरेखा जो है 1947 में बनी और पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला की बातों में आकर अपना एक वही अलग पाक स्टेट बनाना, अपना एक अलग वही मदीना, रियासत मदीना बनाना कि दूसरा नहीं आ सकता, एससी के लोग सफाई कर सकते हैं, नागरिकता नहीं देंगे हम, इस तरह की बात है। तो पंडित नेहरू ने पता नहीं किस दबाव में आकर ये काम किया। तो 1947 में जब विलय किया महाराजा हरि सिंह ने, तब पंडित नेहरू ने दबाव डाला महाराजा हरि सिंह के ऊपर और शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बनवा दिया। तब से वो प्रधानमंत्री का पद वहां लागू रहा, बाद में मुख्यमंत्री बना। तो अनुच्छेद 370 और 35 के पहले ये स्थिति वहां थी। और मतलब रक्षा, विदेश और संचार के विषय, रक्षा, विदेश और संचार और मुद्रा, इसके अलावा और कोई काम वहां लागू नहीं था भारत का। और अलग झंडा और अलग प्रतीक उनका लागू था। साथ ही दूसरे राज्यों से, जैसा बताया अभी हमने आपको, जमीन नहीं खरीद सकते, बस नहीं सकते, नागरिकता नहीं मिल सकती। और साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 सहित अनुच्छेद 356 सरकारों को जो प्रावधान है संविधान के, उनके दायरे में बर्खास्त करके राज्यपाल का शासन यानी राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 356 लागू नहीं। इस तरह का ये मामला वहां पर। और दूसरा आर्टिकल 360, जिसमें देश में यदि वित्तीय आपातकाल लगाना हो तो भी नहीं लगाया जा सकता। तो इस तरह के मामले थे। तो देश की जनता जो चाहती थी कि जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों की तरह, कोई विशेष दर्जा नहीं, सामान्य दर्जे की तरह भारत के अन्य प्रदेशों की तरह रखा जाए, और वो काम सरकार ने किया 2019 में। यह होता है मेजोरिटी की सरकार का काम। तो भारत की जनता को चाहिए कि स्टेबल सरकार, हमने ये नहीं कह रहे किसी पार्टी की, कोई पार्टी हो, जब स्टेबल गवर्नमेंट होती है, मेजोरिटी की गवर्नमेंट होती है, तो फिर न तो कोई विदेशी दबाव आता है, न कोई राज्यों के दबाव आते हैं, और न ही कोई मजहबों के दबाव आते हैं। क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम 67 में मजहबी दबाव और फिर जो काम हुए, तो यह नहीं होना चाहिए। स्टेबल मेजोरिटी की सरकार लाएं, जिससे कि ये जो ऐतिहासिक काम होते हैं जिसमें 370 कोई हटा नहीं सकता है, खून की नदियां बह जाएंगी, कश्मीर में कोई भारत के झंडे तिरंगे को उठाने वाला नहीं बचेगा, ये जो धमकियां थी ये सब गायब हैं। आतंक ये हो जाएगा, कश्मीर भारत के हाथ से निकल जाएगा, ये सब खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही वाइज और बहुत ही समयानुकूल बात कही है, एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा स्क्रूटनी वाली बात रह नहीं गई थी और एक स्केलेटन भर ये सारा काम रह गया था। इसलिए आज ये बहुत अच्छा फैसला है। और यदि आगे की बात करें तो पाकिस्तान में आज छापे का दिन होगा। 5 फरवरी आ रही है। 5 फरवरी को योम जम्मू कश्मीर मनाता है पाकिस्तान, और इस बात के लिए पाकिस्तान में भी आम जनता को चूना लगाया जा रहा है, जैसे कि पहले हमारे यहाँ लगाया जा रहा था। जम्मू कश्मीर के नाम पर अनऑडिटेड फंड्स जाते थे, आज तक उनका कोई हिसाब नहीं। पाकिस्तान में भी योम जम्मू कश्मीर के नाम पर या जम्मू कश्मीर के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए की खपत होती है। तो पाकिस्तान में आज का दिन छापे का दिन होगा। लेकिन आप तो खुशी मनाएं, पटाखे छुड़ाएं,
तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आपने हमें ज्वाइन किया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।